नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें वन फैक्ट लाइनरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे और डायरेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे और गरीब लोग हैं जो अपनी कोचिंग नहीं लगा सकते किसी कारणवश, वो इस निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना डिस्प्ले पे। देखो, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया? सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो, विश्व का सबसे पहला मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो ये अपना आंसर होगा और इसको अपन देखेंगे। तो विश्व का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया? अग्नेजीमेंडर ने। क्या है? अनेकजीमेंडर ने बनाया। अब देखो, ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? अब देखो बोर्ड पर जो दिख रहा है, ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? तो देखो, ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? अंतरिक्ष एवं वायुमंडल। ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, अंतरिक्ष एवं वायुमंडल। अब देखो, ब्रह्मांड में तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड में तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड में तारे के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। ये दिख रहा है? देखो, ब्रह्मांड में तारों के समूह को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये अपने 3 क्वेश्चन थे और इसके आगे के क्वेश्चनों को अपन और देखते हैं। देखो, अब ये रहा अपना बोर्ड पर क्वेश्चन, पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है? पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है? तो देखो, पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है? दुग्ध मेखला में मंदाकिनी। पृथ्वी किस मंदाकिनी? अब देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है? दुग्ध मेखला को और किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला को किस नाम से जाना जाता है? तो अपना आंसर है आकाशगंगा। दुग्ध मेखला को किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला को किस नाम से जाना जाता है? आकाशगंगा। किस नाम से जाना जाता है? देखो, आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी मंदाकिनी स्थित है? यानी आकाशगंगा के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी मंदाकिनी स्थित है? तो देवयानी। कौन सी है? अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? देवयानी। ठीक है, आकाशगंगा के बाद सबसे नज़दीकी कौन सी मंदाकिनी है? देवयानी मंदाकिनी है। अभी अपने 6वें क्वेश्चन हो गया। अपन देखो 7वें क्वेश्चन की। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? देवयानी मंदाकिनी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देवयानी मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो अपना आंसर कौन सा होगा? देवयानी मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो एंड्रोमेडा। किसके नाम से जाता है? एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? सौरमंडल की ऊर्जा का क्या स्रोत है? देखो, सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अब सूर्य में हाइड्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? सूर्य में हाइड्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? तो देखो, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 71%। अब ये अपने क्वेश्चन थे 9। अब 10th की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, 10th 11th 12 3 क्वेश्चन है अपने। 3 क्वेश्चनों को देखो ध्यान से। सूर्य में हीलियम गैस का प्रतिशत कितना है? सूर्य में हीलियम गैस का प्रतिशत 26.5% है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कुछ और दिया हो सूर्य में हीलियम गैस का प्रतिशत कितना है और उसमें एक ऑप्शन 26.5% दिया हो, यानी 26.5%, तो अपना आंसर कौन सा लगाना है? उसमें ये वाला ही आंसर लगाना है। अब देखो, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन? देखो, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है? सूर्य की ऊर्जा का जो सूर्य की ऊर्जा में जो स्रोत रहता है उसमें कौन सी क्रिया होती है?
तो नाभ की संलयन क्रिया होती है। सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? नाभ की संलयन के कारण होता है। ठीक है, तो ये अपने थे 12th को। अब अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अब देखो क्वेश्चनों को देखो। 30 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 30 वाले क्वेश्चन को देखो। सूर्य की दीप्तिमान स्थल को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान स्थल को क्या कहते हैं? या दीप्यमान स्थान को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश मंडल की बाहरी लाल रंग की सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल की बाहरी लाल रंग की सतह को क्या कहते हैं? आप सोच के बताइए क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल की बाहरी लाल रंग की सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश की बाहरी लाल रंग की सतह को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल। यहाँ टाइप नहीं हो पाया है। प्रकाश की बाहरी लाल रंग की सतह को क्या बोलते हैं? वर्णमंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्णमंडल बोलते हैं। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो देखो 8 मिनट 16 सेकंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। अब देखो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला को अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। अब 17वां क्वेश्चन है, सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और बुध का सबसे विशिष्ट गुण कौन सा है? बुध का सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना बुध का सबसे विशिष्ट गुण दर्शाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखो सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसमें अपने जो 50 क्वेश्चन रहेंगे सब सौर मंडल से रिलेटेड रहेंगे। इसके अपन दूसरा पार्ट और बनाएंगे, इसमें अपन कंप्लीट सौर मंडल के सारे क्वेश्चन कर हो जाएंगे। इससे पहले भी मैं सौर मंडल की 2 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें 1 आंसर था। ये 1 फैक्ट वाली लाइन है, 1 फैक्टियल लाइन वाले क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब चलते हैं, देखो 21 वाला। देखो सौर मंडल 21 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 21 वाले क्वेश्चन को पढ़ो। 21 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सौर मंडल में किन ग्रहों के उपग्रह, सौर मंडल में किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? सौर मंडल में किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र। सौर मंडल में किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? तो देखो सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम है बुध और शुक्र। इनके कोई उपग्रह नहीं है। जैसे अपने पृथ्वी का चंद्रमा एक उपग्रह, मात्र उपग्रह है, ऐसे सौर मंडल में क्या बुध शुक्र कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखो अगर 4 ऑप्शन दिए हो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अगर क्वेश्चन आ जाता है उसमें ऑप्शन दिए हो, अगर उसमें बृहस्पति है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमेड। तो बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। आप देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 24 क्वेश्चन क्या कहता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर मौसम में परिवर्तन होता है? तो देखो पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर मौसम में परिवर्तन होता है? तो मंगल पर। ठीक है, मंगल
के दो उपग्रह हैं। मंगल के दो उपग्रह कौन से हैं? फोबोस एवं डीमोस। मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस एवं डीमोस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 27, 28 वाला और 29 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। और किस ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के? देखो शनि। किस ग्रह के चारों वलय पाए जाते हैं? शनि के। अब 30 वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 30 और 31। तो शनि का कौन सा उपग्रह विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? कौन सा क्वेश्चन है? शनि। देखो शनि का कौन सा उपग्रह विपरीत दिशा में क्या करता है? विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का कौन सा उपग्रह विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो देखो शनि का कौन सा उपग्रह विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? कौन सा है? फोबो। कौन सा है? फोबे। शनि के अतिरिक्त किस ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? शनि के अतिरिक्त किस ग्रह पर चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? अरुण। कौन सा ग्रह है? उसका नाम है अरुण। यानी अरुण एक ऐसा ग्रह है जिसके अतिरिक्त ग्रह के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? अपने वलय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? अरुण को। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। तो क्या देखो, वरुण सबसे दूर भी स्थित ग्रह है और इस ग्रह को हरा ग्रह भी वरुण को कहा जाता है। अब देखो 35 वाला क्वेश्चन को देखो। 35 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य के ग्रहों की दूरी में क्रम कौन सा है? देखो सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में अपना क्रम कौन सा होगा वो यहाँ पर अपन देखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने ग्रह कौन से होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। ठीक है। तो इनमें से क्या होता है? सूर्य से दूरी के क्रम में तो सबसे नज़दीक सूर्य से कौन सा है? बुध है। उसके दूरी उससे दूसरे नंबर का कौन सा आता है? शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरे ये क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य से सबसे दूर ग्रह की कौन सा ग्रह पाया जाता है? वरुण है। और सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। और अपनी पृथ्वी का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है। अब ग्रह सूर्य के ग्रहों के आकार में क्रम में है। अब सूर्य से ग्रहों के आकार में अपन ये तो दूरी के अनुसार अपन पर वो किया गया था, कैटेगराइज किया गया था, यानी इसको वर्गीकरण किया गया था। अब क्या करेंगे अपन? सूर्य से ग्रहों के आकार में, यानी कितना बड़ा आकार है उस आकार के अकॉर्डिंग अपन इसका क्रम देखेंगे। तो देखो सूर्य के ग्रहों के आकार में क्रम है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। उसके बाद फिर उससे छोटा शनि है, उसके बाद अरुण है। देखो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह के आकार में क्रम है, सूर्य के ग्रहों का आकार में पहले बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ठीक है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीकी भी आता है। और बुध क्या होता है? सबसे छोटा ग्रह। आकार में क्या है? सबसे छोटा भी ग्रह है। तो 36 वाला क्वेश्चन ये हो गया। अब अपन चलते हैं 37 वाला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्वेश्चन है 38। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या कहलाती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। अब 38 वाला 39 क्वेश्चन को देखो। अब देखो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की गति कहलाती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की गति क्या कहलाती है? परिभ्रमण गति। पृथ्वी के
सूर्य के चारों तरफ, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उसको जो परिक्रमा करने की गति होती है उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। पृथ्वी का एक मातृपर्वत कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है, चंद्रमा है। और चंद्रमा पर स्थित विशाल धूल के मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शांति। चंद्रमा पर स्थित विशाल धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर, शांति सागर। अब देखो 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 40 तो देखो चंद्रमा 42 क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिटज। कौन सा है? चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिटज। अब 43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 43 क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा तक, देखो पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग, अगर पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसका कितना भाग अपन को, कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% अपन को चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? क्या है? तो देखो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब हेली धूमकेतु का परिक्रमण काल है। हेली धूमकेतु, तो देखो हेली धूमकेतु है ना, हेली धूमकेतु काल का परिक्रमण काल कौन सा है? तो देखो उसका हेली धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देता है? क्या दिया है? हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? तो 2062 में क्या होगा? हेली धूमकेतु दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी होती है? पृथ्वी के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी होगी? प्रकाश चक्र। अब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर। क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। अब देखो 49 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन कहते हैं इसको देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। तो देखो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है अपसौर, और अपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अपसौर और उपसौर रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? 50 वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला ही है। तो चलो देखो अपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? आप सोच के बताओ। अपसौर एवं उपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एफ साइड रेखा। क्या कहलाती है? टाइप नहीं हो पा रहा है बोर्ड पे किसी कारणवश, तो क्या कहलाती है? एफ साइड रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? एफ साइड रेखा, एफ साइड रेखा, एफ साइड रेखा। ठीक है, तो ये अपने 50 क्वेश्चंस हो गए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप कोई नए हो इस यूट्यूब चैनल पर तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पर भी नए हैं तो कृपया इसको फॉलो करना और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे बेचारे और लोगों, गरीब लोगों को भी पता चल सके, जिससे निःशुल्क मेरी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।